नमस्कार आप सभी को। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का प्रीलिम्स को लेकर के इस विशेष सेशन में। प्रीलिम्स के इस सेशन में आप जानते होंगे कि आपको तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने को मिलता है, उसके बाद जीएस देखने को मिलता है और तीसरे स्थान पे आपको जीके देखने को मिलता है। आगे आने वाले सेशन में आप देखोगे कि जीके से के साथ साथ यहीं पे आपको देखने को मिलता है, जीके के साथ साथ यहाँ पे मैथ और रीजनिंग जितनी हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उसको भी लेकर के चलेंगे आगे। अभी इसमें क्या है कि डेली बेसिस पे कम से कम 10 से 15 प्रश्न भी रखे जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन भी यहाँ पे रखे जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे और धीरे धीरे हम चीज़ों को एक रूटीन में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी चीज़ें हैं वो रूटीन में आ जाए, जिससे हमारी परीक्षा को लेकर के हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिला है, लिग्नोसैट प्रोब। क्या लिखा है? लिग्नोसैट प्रोब। आप देखेंगे ध्यान से, लिग्नोसैट प्रोब नामक सैटेलाइट को जाक्सा ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर बनाया है? लिग्नोसैट प्रोब नामक सैटेलाइट की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं लिग्नोसैट प्रोब की, लिग्नोसैट प्रोब की हम बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा लिग्नोसैट प्रोब विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है। विश्व का पहला क्या है? ये लकड़ी का उपग्रह है और इसको जाक्सा के साथ साथ जाक्सा और नासा ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ठीक है, अब जाक्सा की बात करते हैं तो आप जानते हैं जाक्सा जो है ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, नासा की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं ये यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है क्योटो यूनिवर्सिटी। ठीक है, किसने बनाया है? क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसको डेवलप किया है। और क्योंकि ये लकड़ी का बना है तो यहाँ पे जो लकड़ी प्रयोग में लाई जा रही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण लकड़ी है जिसका नाम है मैग्नोलिया नामक लकड़ी प्रयोग में लाई जा रही है। ठीक है, और इस लकड़ी को उपलब्ध किसने कराया है? तो ये भी याद रखिएगा, सुमितो, SUMITOMO, सुमिटोमो फॉरेस्ट्री। ठीक है, सुमिटोमो फॉरेस्ट्री ने इसको उपलब्ध कराया है। लकड़ी का भी नाम आपको याद रखना है, मैग्नोलिया। ठीक है, और क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसको बनाया है। अब लकड़ी का फ़ायदा क्या होगा? लकड़ी का सैटेलाइट हम क्यों बना रहे हैं? इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक लकड़ी है अंतरिक्ष में रहेगी तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ना ये सड़ेगी ना ही गलेगी। ठीक है, लेकिन जब ये वापस धरती पर लौटेगी तो क्या होगा? ये जल जाएगी। जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में ये आएगी तो ये जल जाएगी। इससे क्या होगा कि जो कचरा होता था वो देखने को नहीं मिलेगा और इस दिशा में एक बेहतर प्रयास कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वापसी में ये सैटेलाइट जल जाएगी। ठीक, तो इसका फ़ायदा ये है, तो इसको बनाया है जाक्सा और नासा ने। यहाँ पे जैसे रूस भी मैंने लिख दिया है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? रॉसकॉसमॉस। यूरोपियन यूनियन जो है इनकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसको बोलते हैं ESA। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो बोलते हैं इसरो। और इसरो की जब हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके जो फाउंडर मेंबर थे उनका नाम था विक्रम अम्बला साराभाई। ये इसके फाउंडर मेंबर थे। आज इसके हेड कौन हैं ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क नंबर 1 कि इसरो के प्रमुख कौन हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एरिडा एक संस्था है आप जानते होंगे, के साथ किस बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए समझौता किया है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा।
इन चार में से किसने समझौता किया है ये आपको बताना है। आपको बता दें कि इरिडा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इरिडा की जब हम बात करते हैं तो प्रदीप कुमार दास इसके हेड हैं वर्तमान समय में। प्रदीप कुमार दास इसके हेड हैं, ये आपको याद रखना है। और इरिडा जो है ये वर्ष 2024 को ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रूप में मना रहा है। ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रूप में ये मना रहा है, ठीक है। एक मिनी रत्न कंपनी है, ये भी आप याद रखिएगा, एक मिनी रत्न कंपनी है ये है, ठीक है। तो इसने समझौता किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, ए विकल्प सही उत्तर। अगला, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, किसकी बात हो रही है? फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री ने 7,522 करोड़ रुपए डाले हैं, ठीक है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अब ये 31 मार्च 2026 तक काम करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, बात हो रही है फिशरीज की, मत्स्य क्षेत्र की बात हो रही है, तो आपका जो मत्स्य पालन विभाग है, मत्स्य पालन विभाग है, इसने ओएनडीसी के साथ, ओएनडीसी का मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसके लिए समझौता किया है। क्यों समझौता किया है? ये चाहते हैं मत्स्य उत्पादों के लिए ये ई मार्केटिंग चाहते हैं, ठीक है। मत्स्य उत्पादों के ई मार्केटिंग को लेकर के मत्स्य पालन विभाग ने ओएनडीसी से समझौता किया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। बात जब हो रही है मछली की, ठीक है, तो आपको बता दें भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और पूरे विश्व की 8% मछली का उत्पादन, पूरे विश्व के 8% मछली का जो उत्पादन है वो यहीं पर होता है। पूरे विश्व के 8% मछली का उत्पादन यहीं पर होता है। और मछलियों के जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मछलियों के एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो इसमें 4th स्थान पे ही आता है, 4थे स्थान पे हमारा नाम आता है, ये आपको याद रखना है। एक टारगेट भी है भारत सरकार का, याद रखिएगा, वर्ष 2024-25 तक भारत सरकार चाहती है 1 लाख करोड़ फिश एक्सपोर्ट की जाए। 1 लाख करोड़ की फिश जो है वो एक्सपोर्ट की जाए, ये भारत सरकार का टारगेट है वर्ष 2024-25 का, इसको भी याद रखना है। तो आज हम मछलियों के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में हैं और मछलियों के निर्यात में हम चौथा स्थान रखते हैं। इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस तरह की जो जानकारियां हैं, ये जब हम मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो वहाँ पर भी हमें मदद मिलती है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। अगला है, हाल ही में सोमिन साई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? क्या बोला जा रहा है? सोमिन साई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश। आपको बता दें ये जो उत्सव है इसमें पुरुष, एक प्रकार से आप कह सकते हैं नग्न पुरुष भाग लेते हैं, या पुरुष जो भाग लेते हैं वो बहुत सीमित कपड़े पहने हुए होते हैं। और यह एक प्रकार का उत्सव है, ठंडक में जो है मनाया जाता है। और इसमें विशेष रूप से जो भाग लेते हैं, आप कह लीजिए बौद्ध धर्म के लोग भाग लेते हैं, और उस देश का जो अपना धर्म है वहाँ के लोग भाग लेते हैं ज़्यादातर इस सोमिन साई उत्सव में। तो ये बात हो रही है जापान की, इसका संबंध है जापान से। सोमिन साई उत्सव का संबंध कहाँ से हो गया? जापान से हो गया। जापान के बारे में आप जान रहे हैं, जापान रिसेशन की दौर से गुजर रहा है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो 30% इनकी जो आबादी है वो 65 वर्ष से ऊपर है। हालांकि ये भी सत्य है कि यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति की जो औसत आय होती है वो भी 90 से 95 वर्ष होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम जापान की बात कर रहे हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान में जो करेंसी चलती है वो है येन। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा। जापान की संसद का नाम है डाइट। इसके साथ साथ आप जानते हैं जापान
कई द्वीपों पर बसा देश है और इनके 4 प्रमुख द्वीप हैं होkkaido, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। ये 4 प्रमुख द्वीप हैं, ये भी आपको याद रखना। होkkaido, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, ये 4 द्वीपों को भी याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के नागरिकों को शेंगेन क्षेत्र में 90 दिनों तक वीजा मुक्त आवागमन की छूट मिली है? 90 दिनों तक वीजा मुक्त आवागमन की छूट किसको मिली है? जापान, इंडोनेशिया, कोसोवो, दक्षिण कोरिया। इन 4 में से किसको 90 दिनों तक वीजा मुक्त आवागमन की छूट मिली है, आपको बताना है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ तो याद रखिएगा कि ये जो देश है ये है कोसोवो। कौन सा देश है? कोसोवो। कोसोवो देश को अभी हाल ही में 90 दिनों तक शेंगेन क्षेत्र में आवागमन की छूट मिली है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, कोसोवो की जब हम बात करते हैं तो कोसोवो जो आपका आता है, कोसोवो की जब हम बात कर रहे हैं तो कोसोवो जो आपका आता है ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? कोसोवो जो है हिस्सा है किसका? ये हिस्सा है बाल्कन का, ठीक है, बाल्कन क्षेत्र का, बाल्कन पेनिनसुला का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। और ये का जो यूरोपीय यूनियन है उसका हिस्सा ये नहीं है, ये भी याद रखना, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। हाँ, यह यूरोपीय देश है, यूरोप का देश तो है लेकिन यूरोपीय यूनियन का ये हिस्सा नहीं है। अब जब हम बात करते हैं शेंगन क्षेत्र विशेष रूप से एक समझौता हुआ था। एक देश है लग्जमबर्ग और लग्जमबर्ग के एक छोटे से गांव शेंगन में यूरोपीय देशों का एक समझौता हुआ था। उस समय लगभग 22 से 23 देशों ने इसमें भाग लिया था और इनका कहना था कि आवागमन को लेकर के एक समझौता, इनके नागरिकों के आवागमन को लेकर के एक समझौता था, जिसमें आप कह सकते हैं कि इनमें जो भी देश आते हैं शेंगन में, किसी एक देश का वीज़ा है तो शेंगन क्षेत्र में आने वाले सभी देशों को आप विजिट कर सकते हो। वर्तमान समय में 27 देश ऐसे हैं जो शेंगन का हिस्सा हैं, शेंगन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 23 देश जो हैं ये यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। शेंगन में आने वाले 4 देश ऐसे हैं जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं हैं। इनमें सबसे पहले आता है आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड के बाद एक देश आता है, शायद आपने नाम सुना हो, इसका नाम है लाइचेनस्टीन, ठीक है। और अगला देश आता है स्विट्जरलैंड, और इसके बाद अगला देश आता है नॉर्वे। तो ये 4 ऐसे देश हैं जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं हैं और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं होने के बाद भी शेंगन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शेंगन जो समझौता था उसको इन्होंने सिग्नेचर किया है, उसके सिग्नेचरी हैं। तो इन 4 देशों का नाम अनिवार्य रूप से आपको याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पे गाय के एक विशेष नस्ल की बात हो रही है और इस नस्ल का नाम है गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री नस्ल की गाय का प्रथम संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? याद रखिएगा, ये जो नस्ल है अपने आप में बहुत दुर्लभ है और इसका जो प्रथम संरक्षण केंद्र खोला गया है ये वाराणसी में खोला गया है, ठीक है। कहाँ पे खोला गया है? वाराणसी में खोला गया है। वाराणसी है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और आप जानते हैं लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप जानते होंगे। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, इस शिखर सम्मेलन को जो है प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ठीक है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, इसका भी आयोजन हुआ था लखनऊ में, ठीक है, इसका भी आयोजन हुआ था
लखनऊ में, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। लखनऊ की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और पहले ये सांसद हुआ करते थे किस क्षेत्र से, गोरखपुर से ये सांसद हुआ करते थे। और जब हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा गोरखपुर में एक चिड़ियाघर बन रहा है जिसका नाम रखा गया है अशफाक उल्ला खां के नाम पर। अशफाक उल्ला खां के नाम पर गोरखपुर में एक चिड़ियाघर भी बन रहा है। तो इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ें और पूछ रहा हूँ मैं। आप जानते हैं पिछले दिनों वाराणसी में एक क्रूज सेवा शुरू की गई थी। क्या आप बता पाएंगे कि वो बनारस में जो क्रूज सेवा शुरू की गई थी वो किन दो स्थानों को लेकर के शुरू की गई थी? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला, विश्व नीम संस्थान का हेडक्वार्टर किस शहर में है? विश्व नीम संस्थान या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन या विश्व नीम संस्थान, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है मुंबई में। कहाँ पे देखने को मिलता है? मुंबई में। और 2017 में ये संस्था बनी थी, ये आपको याद रखना है। एक नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है, एक नॉन प्रॉफिटेबल एक संगठन है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन की तो याद रखिएगा वर्ल्ड नीम शिखर सम्मेलन जो 2024 का था, ठीक है, 2024 का जो था, या वैश्विक नीम व्यापार मेला जो 2024 का था, इसके जो आयोजक थे कौन कौन थे? WNO प्लस ICAR और सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि झांसी में है, ये इसके आयोजक थे। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, विश्व नीम संस्थान का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए कि विश्व नीम संस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे देखने को मिलता है। पहली बार शायद आपने सुना हो विश्व नीम संस्थान के बारे में, या वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहली बार आपने सुना हो तो कोई बात नहीं, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करने की ज़रूरत है। और जैसे हमने बताया अभी आपको कि WNO विश्व नीम ऑर्गेनाइजेशन या नीम शिखर सम्मेलन जो 2024 का था, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो आयोजन पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली बताओगे, हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा पांडु बंदरगाह का संबंध किस राज्य से? एक बंदरगाह के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है पांडु बंदरगाह। सबसे पहले आपको बता दें कि ये बंदरगाह संबंधित है गुवाहाटी से। गुवाहाटी किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है, तो असम के गुवाहाटी से ये संबंधित है। ठीक है, और असम के गुवाहाटी से ये जो संबंधित है, इसके साथ साथ ये नेशनल वाटरवेज 2 का ये हिस्सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का ये हिस्सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का ये हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बताता चलूँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 2 है ये सादिया से धुबरी तक जाता है, सादिया से धुबरी के बीच जाता है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 सादिया से धुबरी को कनेक्ट करता है। आप बिहार से हैं तो आपको पता होगा बिहार में एक है कालू घाट। ठीक है, कालू घाट जो है यहाँ पे भी इनलैंड वाटर टर्मिनल बनाए जाने की बात की गई है, इसको लेकर के निवेश किया जा रहा है और ये बन रहा है सारण में। तो कालू घाट का संबंध सारण से है, और सारण की जब हम बात करते हैं तो ये NW1 का हिस्सा है। और NW1 किन दो स्थानों को जोड़ता है? प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। ठीक है, तो प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ने वाले NW1 का ये हिस्सा है। इसके साथ साथ बिहार में एक स्थान है बेतिया, चंपारण में पड़ता है बेतिया। बेतिया में भी भारत नेपाल बॉर्डर पर परिवहन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जल परिवहन का, इसको भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? असम। अगला है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, वाशिंगटन DC, मॉस्को या तेहरान? यहाँ पे जो नई दिल्ली है भारत की राजधानी है, वाशिंगटन DC USA, मॉस्को रशिया की राजधानी,
तेहरान ईरान की राजधानी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका आयोजन कराता है रक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय कराता है? रक्षा मंत्रालय। और ये जो आयोजन है ये भारत और यूएसए के बीच होता है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ए विकल्प इसका सही उत्तर रहेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, हमने सुना होगा 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता हम अमेरिका से करते हैं, और जब 2+2 की बात करते हैं तो याद रखिएगा 2+2 एक मंत्री स्तरीय वार्ता है जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठते हैं। ठीक है, हमारे देश के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बैठते हैं, तो इसीलिए इसको 2+2 वार्ता कहा जाता है जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के पहले ग्रीन गेम समिट, ये समिट नहीं समिट है, 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रीन गेम समिट की बात हो रही है। ग्रीन गेम समिट, ग्रीन गेम समिट 2023 की बात हो रही कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। ग्रीन गेम समिट की बात करें तो इसका आयोजन किया गया नैरोबी में। नैरोबी की बात करें तो आप जानते हैं एक देश है केन्या। ठीक है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे कई सारे समिट हुए, जैसे अफ्रीका में G27 समिट भी हुआ। NAM या इसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष जो संगठन है, उसकी भी बैठक यहीं पे हुई थी। तो G27 जो समिट थी ये हुई थी कंपाला में, युगांडा की राजधानी कंपाला में। नैम की बात करें तो नैम की 3 साल तक के लिए जो अध्यक्षता है वो युगांडा के पास है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक संगठन है UNEA, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। इन्वायरमेंट असेंबली, ठीक है। तो UNEA की जब हम बात करते हैं तो इसका भी जो सत्र था, 66वां सत्र जो था, ये भी नैरोबी में आयोजित किया गया। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। आज का अभ्यास प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ किया जाता है? विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, तंजानिया या ताइवान? इनमें से कौन सा देश है जहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो उत्पादित किया जाता है? ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, अनिवार्य रूप से आप इसको करके सबमिट करेंगे, कमेंट बॉक्स में सबमिट करेंगे। करंट अफेयर्स हमारा समाप्त हुआ। करंट अफेयर्स के साथ हम पढ़ते हैं जीएस पर, और जीएस के बाद फिर हम पढ़ते हैं जीके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जीके की। जीके में आप जानते हैं हम पिछले दिनों जो चर्चा कर रहे थे वो विश्व के 7 अजूबों की चर्चा कर रहे थे, और विश्व के 7 अजूबों में हमने जो विश्व के 7 क्लासिक अजूबे थे उनकी हमने चर्चा किया था। क्लासिक अजूबों की चर्चा हमने किया था। उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं, और आज हम जो कर रहे हैं वो 7 नए अजूबों की चर्चा कर रहे हैं। विश्व के 7 नए अजूबों की, और विश्व के 7 नए अजूबों में सबसे पहले आता है चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार, ये आप चित्र में देख रहे होंगे, ये चीन की महान दीवार है। ठीक है, ये आपको ऐसे पूरे रेंज में आपको ये देखने को मिलती है चीन की महान दीवार। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से एक किलेबंदी की एक श्रृंखला है। इसमें एक किला बनाया गया, ठीक है, जो प्राचीन चीनी राज्यों और शाही चीन की ऐतिहासिक जो उत्तरी सीमाएं थी उस पे आपको ये देखने को मिलता है। ठीक, इसमें आपको कई दीवारों का निर्माण जो है वो ऐसा देखने को मिलता है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। ठीक है, कई का जो निर्माण है वो बोला गया कि मिंग राजवंश द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मिंग राजवंश कह लीजिए, मिंग राजवंश द्वारा इनका निर्माण किया गया। रक्षा के अलावा इस दीवार का उपयोग क्या था? पहले तो शत्रुओं से रक्षा के साथ साथ सीमा का नियंत्रण, सिल्क रोड के साथ परिवहन किए गए सामानों पर शुल्क लगाने की अनुमति और अन्य चीज़ों के लिए किया गया। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे याद रखिएगा कि इसकी जो सीमा है ये ताऊ नदी तक फैली है। एक नदी पड़ती है ताऊ नदी, तो इसकी जो सीमा है
रूसी सीमा के दक्षिण में ताऊ नदी तक आपको देखने को मिलता है और एक चाप के आकार का ये आपको देखने को मिलता है। तो चीन की महान दीवार का संबंध कहाँ से हो गया? चीन से हो गया। नाम से ही स्पष्ट है चीन की महान दीवार, तो इसका संबंध है चीन से। देखो जीके में हम पढ़ रहे हैं तो जीके में यही पूछा जाएगा कि चीन की महान दीवार का संबंध कहाँ से है, तो आप बता पाएंगे कि इसका संबंध चीन से है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है पेड्रा। पेड्रा पेड्रा जो है ये दूसरा, जो आप कह सकते हैं 7 अजूबों में दूसरा है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है जॉर्डन में। कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है जॉर्डन में। तो इसका संबंध कहाँ से हो गया? इसका संबंध हो गया जॉर्डन से। विशेष रूप से ये दक्षिणी जॉर्डन में एक ऐतिहासिक शहर है, आपको देखने को मिल जाएगा। दक्षिणी जॉर्डन में एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है, ठीक है। यह विशेष रूप से एक पहाड़ है जिसका नाम है जबल अल मदबाह। क्या नाम है? जबल अल मदबाह। जबल अल मदबाह जो पहाड़ है इससे सटा हुआ है और इस पहाड़ों से घिरे एक बेसिन में मृत सागर से अकाबा की खाड़ी तक चलने वाली अरबा घाटी के पूर्वी हिस्से का ये निर्माण करता है। पेड्रा के आसपास की जब हम बात करते हैं तो जो क्षेत्र हैं, ऐसा बोला जाता है कि लगभग 7000 ईसा पूर्व में इनका निर्माण हुआ। 7000 ईसा पूर्व में ये जो है यहाँ पे स्थापित हुए। पुरातत्व कार्य यहाँ पे केवल 2री शताब्दी ईसा पूर्व में किए गए, ऐसा हमें मिलता है, ऐसा हमें साक्ष्य मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगला, जब हम अगले अजूबे के पास जाते हैं, तो दूसरा हो गया जॉर्डन, पेड्रा जॉर्डन का। तीसरे अजूबे के पास जब हम जाते हैं तो तीसरे अजूबे को हम बोलते हैं क्राइस्ट द रिडीमर। क्या बोलते हैं? क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध है ब्राज़ील से। कहाँ से इसका संबंध है? इसका संबंध है ब्राज़ील से। क्राइस्ट द रिडीमर, इसका संबंध है ब्राज़ील से, ठीक है। तो आप जानते हैं रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी है। रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील की राजधानी है, यहीं से इसका संबंध देखने को मिलता है। यह विशेष रूप से ब्राज़ील के जो जीसस क्राइस्ट थे, ब्राज़ील के जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्हीं की एक आर्ट डेको प्रतिमा है। क्या है? उन्हीं की एक आर्ट डेको प्रतिमा है, ये आपको पता होना चाहिए। 1922 से 1931 के बीच ये निर्मित है। 30 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है और इसमें 8 मीटर की पैदल दूरी के लिए रास्ते बनाए गए हैं। मतलब राउंड घूमते हैं तो 8 मीटर की पैदल दूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यह तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में स्थित है, ठीक है। किसमें? तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क से इसका संबंध है। और यहाँ पे एक पर्वत है जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, जाने दीजिए। तो इतना याद रखिए, तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क से संबंधित है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तिजुका पार्क नेशनल पार्क का संबंध, तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क का संबंध किस देश से है? तो आप बताएंगे ब्राज़ील। तो तीसरा अजूबा ये आपका हो गया। तीसरे के बाद बढ़ते हैं चौथे अजूबे पे, और चौथा जो नवीनतम अजूबा है इसको बोलते हैं माचू पिचू। ये जो चित्र में देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? माचू पिचू। माचू पिचू, ये जो देखने को संरचना मिल रही है ये है माचू पिचू, इसी को माचू पिचू नाम दिया गया है। अब ये माचू पिचू है क्या? तो याद रखिएगा, ये 15वीं सदी का इंका गढ़ है। क्या है? 15वीं सदी का इंका गढ़ है जो दक्षिणी पेरू में है। कहाँ पे है? पेरू देश में है, मतलब दक्षिणी पेरू में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है उरुबाम्बा, ठीक है। उरुबाम्बा नदी इसके पीछे बहती है, तो उरुबाम्बा नदी के बारे में भी याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ माचू पिचू का निर्माण की बात करें तो इंका सम्राट थे जिनका नाम था पचकुटी। इंका सम्राट पचकुटी, इनके द्वारा 1438 से 1472 के बीच कराया गया था।
ठीक। अक्सर गलती से इंकास का खोया शहर के रूप में इसे जाना जाता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि इंकास का निर्माण अलग वर्षों में हुआ है। तो सिर्फ इतना याद रखो कि माचू पिचू का संबंध जो है ये पेरू से है, और इसके पीछे उरुबाम्बा नदी जो है बहती है, या इसके पीछे उरुबाम्बा नदी की घाटी आपको देखने को मिलती है। अगला आता है चिचेन इट्जा। इसको क्या बोलते हैं, इस चित्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चिचेन इट्जा। और चिचेन इट्जा की जब बात करते हैं, ये संबंधित है मैक्सिको से। ठीक है, ये संबंधित है मैक्सिको से। तो यह टर्मिनल क्लासिक काल में माया लोगों द्वारा निर्मित एक बड़ा पूर्व कोलंबियाई शहर था। ठीक है, क्या है? पूर्व कोलंबियाई शहर था। और पुरातात्विक स्थल जो है युकाटन राज्य मैक्सिको में स्थित है। तो ये कहाँ से संबंधित हो गया? ये संबंधित हो गया मैक्सिको से। युकाटन प्रायद्वीप आपने सुना होगा ना, जब आप ऐसे मैप देखते हो यूएसए का, तो यहाँ पे इस तरह की एक संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, एक संरचना यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसी को हम बोलते हैं युकाटन। तो युकाटन प्रायद्वीप से ये संबंधित है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो चिकेन इट्जा का संबंध कहाँ से हो गया? मैक्सिको से हो गया। इसके बाद अगला आता है कालीजियम। कालीजियम की बात जब हम करते हैं तो इसका संबंध होता है इटली से। इसको बोलते हैं कालीजियम, और इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है इटली से। तो कालीजियम का संबंध कहाँ से है? इटली से। अब ये कालीजियम है क्या? तो कालीजियम, या इसको बोलते हैं कोलोसियम। क्या बोलते हैं इसको? कोलोसियम। ठीक है, तो कोलोसियम रोम में निर्मित विशाल एक प्रकार का एम्फी थिएटर है। क्या है ये? एम्फी थिएटर एक प्रकार का एम्फी थिएटर है जो रोम में स्थित है। ठीक है, अब कोलोसियम का निर्माण की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण 72 सीई में शुरू हुआ था। 72 सीई में शुरू हुआ था, और उस समय सम्राट टाइसस, इनके समय काल में ये 80 सीई में समाप्त हुआ था। 72 सीई से प्रारंभ हुआ था और 80 सीई में ये समाप्त हुआ था। ठीक है, विशेष रूप से विदेशी जानवरों की प्रदर्शनियाँ, कैदियों की फांसी, लड़ाइयों के मनोरंजक दृश्य जो है वो यहाँ पर दिखाए जाते थे। उन्हीं से रोम के लोगों का मनोरंजन हुआ करता था। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक महाद्वीप पारंपरिक रूप से यदि हम बात करें तो सामूहिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, और वह भूमि का एक बड़ा निरंतर द्रव्यमान है। और आप जानते हैं कि आज 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी यूरोप को एशिया के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप को जब हम एशिया में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको यूरेशिया के नाम से जानते हैं। तो सिर्फ इतना याद रखो कि कॉलेजियम जो है इसका संबंध है इटली से। तो 6 अजूबे आपने देख लिए। 7वां जो अजूबा है ये आपके संबंधित कहाँ से है? ये संबंधित है आपके उत्तर प्रदेश से। तो ताजमहल कहाँ से संबंधित हो गया? ताजमहल संबंधित है उत्तर प्रदेश से। तो यदि आपके पास इतनी जानकारी है तो निश्चित रूप से आप 7 अजूबों के बारे में जानकारी रख सकते हैं। अब 7 अजूबों में क्या क्या हमने पढ़ा है एक बार हम देख लेते हैं फिर से रफली। ठीक है, सबका चित्र मैंने दिखाया और आपने पढ़ा। सबसे पहले जो क्लासिक 7 अजूबे थे, क्लासिक 7 अजूबों की बात कर लेते हैं। क्लासिक 7 अजूबे में सबसे पहला था गीजा का महान पिरामिड। क्या था? गीजा का महान पिरामिड। और गीजा का जो महान पिरामिड था ये संबंधित था मिस्र से। ठीक है, दूसरे स्थान पे आपका आता था रोड्स के कोलोसस। और रोड्स के कोलोसस ये संबंधित थे ग्रीक से। ठीक है, तीसरा आप आता है बाबुल के हैंगिंग गार्डन। क्या था? बाबुल के हैंगिंग गार्डन। और बाबुल के जो हैंगिंग गार्डन थे ये संबंधित थे इराक से। ठीक, अगला
अगला आता है अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, और अलेक्जेंड्रिया का जो लाइट हाउस था इसका भी संबंध था मिस्र से। अगला जो देखने को मिलता था वो था हेलिका नासस में समाधि। हेलिका नासस में समाधि, और इसका जो था वो ये था तुर्की। अगला ओलंपिया, ठीक है, ओलंपिया तो ग्रीस में ओलंपिया की जीसस की मूर्ति। 7वां आर्तेमिस का मंदिर। आर्तेमिस का मंदिर, और आर्तेमिस का जो मंदिर था ये भी संबंधित था तुर्की से। तो ये तो थे क्लासिक 7 अजूबे। और जो नवीनतम 7 अजूबे थे उनकी जब हम बात करते हैं, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की, तो सबसे पहला आता है चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार, और चीन की महान दीवार का संबंध किससे है? चीन देश से है। दूसरा आता है पेट्रा। पेट्रा, पेट्रा कहाँ से संबंधित था? ये संबंधित था जॉर्डन से। तीसरा कहाँ से आता है? यह है क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर, क्राइस्ट द रिडीमर की जब हम बात करते हैं ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है ब्राज़ील से। अगला आपका आता है माचू पिचू। माचू पिचू, और माचू पिचू की जब हम बात करते हैं तो माचू पिचू का संबंध है पेरू से। अगला आपका आता है चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा, चिचेन इत्जा की जब हम बात करते हैं ये संबंधित है मैक्सिको से। 6वां ये आपका है कॉलिजियम। कॉलिजियम, और कॉलिजियम की जब बात करें ये संबंधित है इटली से। अगला आपका आता है ताजमहल, ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से, मतलब इंडिया से। तो ये विश्व के 7 अजूबे थे, क्लासिक 7 अजूबे और नए 7 अजूबे जिनकी चर्चा आपने देखा। तो आज का एक टॉपिक समाप्त हुआ, और जीके के अंतर्गत अभी 3 टॉपिक हमारे समाप्त हुए। एक तो विश्व के 7 अजूबे, विश्व के अजूबे ये समाप्त हो गए। दूसरा हमारा महाद्वीप समाप्त हो गया जीके के संदर्भ में, और तीसरा विश्व की प्रमुख संस्थाएं। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारे समाप्त हुए हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपको जीके के सेशन में मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं जीएस के सेशन में। जीएस के सेशन में लास्ट सेशन में हमने बायो देखा था। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने बायो देखा था, और बायो में हमने डीएनए आरएनए तक की चर्चा किया था। आज हमारी जो चर्चा है वो होने जा रही है टिश्यू की चर्चा। टिश्यू की चर्चा हम करने जा रहे हैं। टिश्यू, या आप इसी को कहते हैं ऊतक। ठीक है, आप जानते हैं कि शरीर की सबसे जो सूक्ष्मतम इकाई है उसको हम बोलते हैं सेल या कोशिका। शरीर की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है उसको बोलते हैं सेल या कोशिका। जब कई सारे सेल आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, कई सारे सेल जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या निर्माण करते हैं? ये मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। तो ऊतक क्या है? जब कई सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो कई सारे सेल मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। यह कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो संरचना व कार्य में समान होते हैं। ठीक है, किस में समान होते हैं? संरचना व कार्य में समान होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये कोशिकाओं के ऐसे समूह हैं जो संरचना और कार्य में समान होते हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू, जब कई सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे ऑर्गन्स। ठीक है, तो कई सारे टिश्यू क्या मिलके क्या बनाते हैं? कई सारे सेल हो गए, ये सेल हो गया मान लो, तो कई सारे सेल इसमें जुड़ जाएंगे तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा एक ऊतक। और कई सारे जब ऊतक जुड़ जाएंगे तो कई सारे ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। और जब ऑर्गन्स कई सारे मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे ऑर्गन्स सिस्टम। ठीक है, कई सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं?
ऑर्गन सिस्टम या इसी को बोलते हैं अंग तंत्र, ठीक है। और यहीं से बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके प्रकार की हम बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला पादप ऊतक, पादप ऊतक, दूसरा जंतु ऊतक, ठीक है। पादप ऊतक को बोलते हैं प्लांट टिश्यू, जंतु ऊतक को बोलते हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, पहला पादप ऊतक, दूसरा जंतु ऊतक। पादप ऊतक जिसको प्लांट टिश्यू और जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू इसको बोलते हैं। अब पहली बात आती है प्लांट टिश्यू की, ठीक है। प्लांट टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है दो प्रकार। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के देखने को मिलते हैं? पहला आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एक होता है, जब हमने देखा कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पादप ऊतक और जंतु ऊतक। अब एक को लेकर के हम चल रहे हैं पहला, और हम देख रहे हैं प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक के बारे में। हमने देखा कि पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं? विभज्योतक ऊतक, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू को क्या बोलते हैं? अस्थायी ऊतक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहली जब बात आती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, या इसी को बोलते हैं विभज्योतक ऊतक, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले विभज्योतक ऊतक में क्या होता है कि इसमें सेल जो होते हैं ये हमेशा सेल डिवीजन करते रहते हैं, ठीक है। मतलब विभज्योतक ऊतक में जो सेल होते हैं वो लगातार सेल डिवीजन करते रहते हैं, पहली चीज़, ठीक है। और सेल डिवीजन क्या करता है? सेल डिवीजन किसी भी जीव के वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार होता है, वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार। किसी जीव में यदि वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, आपके शरीर में वृद्धि विकास हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में सेल डिवीजन हो रहा है। इसके भी तीन प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी, विभज्योतक ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ हमने देखा विभज्योतक ऊतक वो होते हैं जिनमें लगातार सेल डिवीजन होता रहता है, और सेल डिवीजन किसी भी जीव के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं? आइए देख लेते हैं इनके तीन प्रकार। इनके तीन प्रकार, पहला इसमें आता है आपका एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, और दूसरा इसी में आता है इंटरकोलोरी मेरिस्टम, इंटरकोलोरी मेरिस्टम, और तीसरा इसी में आपको देखने को मिलता है लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। मतलब ये तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकोलोरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। ये तीनों आपको याद रखने की ज़रूरत होता है। किसके प्रकार हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक ऊतक की ये तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक वृक्ष है, ठीक है, ये भूमि है। तो आप देख रहे होंगे कि वृक्ष की जड़ों में भी विकास होता है, वृक्ष की जड़ें भी गहराई में धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, साथ ही साथ वृक्ष की मोटाई भी बढ़ती है और वृक्ष की लंबाई भी ऊर्ध्वाधर बढ़ती जाती है। तो अभी आपने तीन प्रकार पढ़े,
तो जब हम लंबाई की बात करें कि लंबाई किसके कारण बढ़ता है, तो लंबाई जो बढ़ता है उसके पीछे कारण होता है एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम के कारण इसकी जो लंबाई है वो बढ़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम को हम बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। तो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक के कारण इसकी जो लंबाई है वो बढ़ती है। ठीक है, इसके साथ साथ मोटाई की जब हम बात करते हैं, ये मान लो मोटाई है, इसकी भी बात करते हैं, तो मोटाई के संदर्भ में याद रखिएगा कि इसका जो कारण होता है ये होता है पार्श्व विभज्योतक ऊतक। पार्श्व विभज्योतक ऊतक, या इसी को बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम। ठीक है, मोटाई जो बढ़ती है वो लैटरल मेरिस्टम के कारण बढ़ती है या पार्श्व विभज्योतक ऊतक के कारण इसकी जो मोटाई है वो बढ़ती है। लंबाई हमने देख लिया, चाहे हम शीर्षस्थ लंबाई की बात करें चाहे हम जड़ों की गहराई की बात करें, दोनों में क्या आता है? एपिकल मेरिस्टम आता है या शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक आता है। मोटाई बढ़ने के पीछे जो कारण होता है वो होता है पार्श्व विभज्योतक ऊतक या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें कुछ शाखाएं भी तो होंगी ना, पेड़ है तो पेड़ में कुछ शाखाएं भी तो होंगी ना। तो ये जो शाखाएं हैं, यदि हम इसकी बात करें, ये जो पेड़ की शाखाएं हैं इसकी जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे जो जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक। ठीक है, अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक या इंटरकोलोरी मेरिस्टम। ठीक है, अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक इसकी टहनियों, इसकी शाखाओं की लंबाई बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार आपने देख लिया। मतलब वृक्ष की लंबाई ऊर्ध्वाधर बढ़ रही है या जड़ों में बढ़ रही है तो एपिकल इसके लिए जिम्मेदार है या शीर्षस्थ इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मोटाई के लिए लैटरल जिम्मेदार है या इसी को बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक जिम्मेदार है, और यदि शाखाओं में वृद्धि हो रही है तो इसके लिए इंटरकोलोरी जिम्मेदार है या इसी को अंतर्वेशी भी बोलते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमने अभी प्रकार पढ़े थे, 2 प्रकार पढ़े थे हमने। किसके 2 प्रकार पढ़े थे? हमने पढ़ा था पादप ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, पहला है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट। तो अब हम मेरिस्टेमेटिक की चर्चा समाप्त कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट के बारे में कि भैया परमानेंट टिश्यू क्या होता है। परमानेंट टिश्यू की हम बात कर रहे हैं या इसी को आप बोलते हैं अस्थाई ऊतक। ठीक है, इसके लिए जब बात करें तो इसका निर्माण, सबसे पहले निर्माण की बात कर लें। तो इसके जब निर्माण की बात करते हैं तो याद रखिएगा जब सेल डिवीजन बंद हो जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन बंद हो जाता है तो वहाँ पे परमानेंट टिश्यू काम करना शुरू कर देता है, अस्थाई ऊतक काम करना शुरू कर देता है। और इसके भी 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? पहला है सामान्य अस्थाई ऊतक, सामान्य अस्थाई ऊतक, और दूसरा इसी में है जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, जटिल ऊतक में आपका जाइलम और फ्लोएम आ जाता है, जाइलम और फ्लोएम। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं परमानेंट टिश्यू भी, सामान्य अस्थाई ऊतक और जटिल ऊतक। अब ये जो सामान्य अस्थाई ऊतक है ये पुनः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मृदुतक या इसी को बोलते हैं पैरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक और इसको बोलते हैं कोलेनकाइमा।
और तीसरा इसी में आपका होता है दृढ़ोतक, इसको बोलते हैं एस्केलेरन काइमा। ठीक है, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ोतक, ये 3 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं सामान्य अस्थायी ऊतक में। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है, एक एक करके हम देख लेते हैं पहले इनको। सबसे पहले यदि हम पैरेन्काइमा की बात करें, सामान्य अस्थायी ऊतक हम देख रहे हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ोतक। अब इसके एक प्रकार पर हम आगे बढ़ेंगे और पहला जो प्रकार आएगा वो है मृदुतक, या इसी को आप बोलते हैं पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा ये क्या होता है? सबसे पहली बात, पैरेन्काइमा की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं सेल वाल कोशिका भित्ति सेलुलोज का यहाँ पे बना होता है, आप सब जानते हैं, और यह जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है। ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, और इसमें हरित लवक भी पाया जाता है, हरित लवक भी पाया जाता है। मतलब जिस पैरेन्काइमा में हरित लवक पाया जाता है उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, जिस पैरेन्काइमा में हरित लवक भी पाया जाता है उसे क्लोरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या देखा? आपने देखा कि ये जो मृदुतक जहाँ पे होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल, मतलब पेड़ का वह भाग जो सॉफ्ट है, जो फ्लेक्सिबल है, मतलब वहाँ पे मृदुतक पाया जाता है, मृदुतक वहाँ पे होता है और इसमें हरित लवक भी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको पता होगा दूसरा जो प्रकार था वो था क्लोरेन्काइमा। ठीक है, ये क्या है? ये लिविंग टिश्यू से मिलकर बना होता है, लिविंग टिश्यू से मिलकर ये बना होता है। और सेल वाल यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्लोरेन्काइमा के संदर्भ में, जब हम सेल वाल की बात करते हैं तो यहाँ पे सेलुलोज प्लस पेक्टिन का ये बना होता है और हरित लवक इसमें पाया जाता है। ठीक है, पेक्टिन का ये बना होता है और हरित लवक इसमें पाया जाता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये हार्ड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और ये प्लांट को क्या करता है? ये प्लांट को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। क्लोरेन्काइमा क्या करता है? प्लांट को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। अब हम बात कर रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा, सामान्य जो ऊतक हम पढ़ रहे थे उसका तीसरा प्रकार जो है वह है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें या इसी को बोलते हैं दृढ़ोतक, इसकी जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा ये कठोर होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसका प्रमुख काम क्या है? पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना। इस पे लिग्निन की एक परत पाई जाती है, और ये निर्जीव ऊतक होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए निर्जीव ऊतक कौन सा है तो आप बताएंगे दृढ़ोतक जो है ये निर्जीव ऊतक है। जैसे ये कोई पेड़ है मान लीजिए, तो इस पेड़ की छाल भी होगी ना, छाल निर्जीव होती है, आप सब जानते हैं, कठोर होती है और ये पेड़ को सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पे ये इसका सही उदाहरण है, पेड़ों की जो पुरानी छाल है वो इसका सही उदाहरण है। या अखरोट आप खाते होंगे, ठीक है, नारियल आप देखे होंगे, तो अखरोट या नारियल की जो बाहरी सतह है, कठोर भाग है, वो दृढ़ोतक का बना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें मोम की तरह एक संरचना पाई जाती है जिसके कारण पानी जो है वो जल्दी पेड़ों तक नहीं लग पाता। देखते होंगे आप बारिश में लगभग महीने तक कुछ पेड़ जो हैं वो बारिश के पानी में डूबे रहते हैं, जड़ें डूबी रहती हैं उनकी, आधे वृक्ष डूबे रहते हैं, लेकिन फिर जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो वो पेड़ हरे भरे रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये जो मोम जैसी संरचना होती है ये पानी जो है लगने नहीं देती है वृक्षों में और उनको संरक्षित करती है। इसके बाद अगला आपका आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, जटिल ऊतक नाम से ही स्पष्ट है, आप जानते हैं यह अस्थायी ऊतक का दूसरा प्रकार है। और इसके वर्गीकरण में यदि हम बात करें तो कई चीज़ें आती हैं, जैसे आपने देखा था जाइलम और दूसरा आपने देखा फ्लोएम। ठीक है, अब इसमें भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे
जाइलम ट्रैक्टिस या जाइलम बेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो जाइलम 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला आता है जाइलम ट्रैक्टिस या जाइलम वहिकाएँ। दूसरा पार्ट इसका होता है जाइलम बेसल्स, इसको बोलते हैं जाइलम बेसल्स, बेसल्स को बोलते हैं वहिकाएँ, और ट्रैक्टिस को बोलते हैं वहनिकाएँ। ठीक है, तो जाइलम वहनिकाएँ, जाइलम वहिकाएँ। ठीक है, इसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा या इसी को बोलते हैं मृदुतक, ये आपको पता होना चाहिए, मृदुतक इसमें आ गया। और इसके बाद अगला देखने को मिलता है जाइलम फाइबर या रेसे। ठीक है, जाइलम फाइबर या रेसे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 से मिलकर बना होता है। इसी तरह से फ्लोएम में बात करें तो फ्लोएम में भी 4 से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिनमें चालनी नलिकाएं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसमें हमें नहीं जाना है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया जटिल ऊतक के प्रकार। ठीक है, जटिल ऊतक हमने देख लिया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा जंतु ऊतक। क्या आता है हमारा? जंतु ऊतक। क्या आता है हमारा? जंतु ऊतक अगला आता है। लेकिन एक बार आगे बढ़ने से पहले हम जाइलम और फ्लोएम के कार्य को समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए ये कोई एक वृक्ष है। ठीक है, वृक्ष है, वृक्ष की जड़ें होंगी, ये वृक्ष की जड़ें हैं। ठीक है, वृक्ष है तो मान लो पत्ते भी होंगे, कुछ इस तरह से एक कोई पत्ता है, इसको हमने देख लिया। ठीक है, अब क्या है कि वृक्ष में काम क्या होता है? जड़ क्या करते हैं? खनिज लवण और जल को, जो जड़ें होती हैं, रूट जो होता है, ये क्या करता है? ये मृदा से क्या चीज़ इकट्ठा करता है? जल इकट्ठा करता है और खनिज लवण इकट्ठा करता है। तो जल और खनिज लवण को याद रखिएगा, ये जल और खनिज लवण को जो है ये इकट्ठा करते हैं, और ये क्या करते हैं? जल और खनिज लवण को इकट्ठा कर ये पौधों के ऊपरी भाग तक ले जाते हैं, और जल और खनिज लवण को मृदा से इकट्ठा कर पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाने का जो कार्य है वो जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, उसमें जाइलम द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। मतलब जाइलम की जो गति है वो एक दिशीय गति होती है। जाइलम की जो गति है वो एक दिशीय गति होती है जाइलम प्रक्रिया में, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लेकर खनिज और जल को लेकर जाते हैं। अब पत्तियां हैं, तो पत्तियों में आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनेगा। तो ये जो भोजन बनेगा इसको भी तो पौधे के समस्त भाग में ले जाना है। तो यहाँ पे जो भोजन बन रहा है इसको पौधों के समस्त भाग में, जैसे कोई टहनी है, ठीक है, ये कोई टहनी है, तो पौधे के समस्त भाग में भोजन को, पत्तियों में बने भोजन को पौधे के समस्त भाग में ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो करता है फ्लोएम। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फ्लोएम की गति है ये बहुदिशीय गति होती है, क्योंकि सभी दिशा में ये गति होती है, जबकि जाइलम की जो गति होती है वो एक दिशीय गति होती है, सिर्फ एक ही दिशा में ये गति देखने को मिलती है। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्लांट टिश्यू जो था वो समाप्त हुआ। अब यहाँ से जो हम बात करेंगे वो आएगा एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू। हम पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में। टिश्यू के बारे में हमने देखा था कि 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एक हमने देखा था प्लांट और फिर हमने देखा था एनिमल। ठीक है, प्लांट टिश्यू हमने समाप्त कर लिया समग्रता से। अब हम एनिमल टिश्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो ये भी 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। कौन से 4 प्रकार? पहला आता है इपिथेलियल। इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू या इसी को बोलते हैं उपकला ऊतक। ठीक है, दूसरा जो देखने को मिलता है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू या इसी को बोलते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, तीसरा जो देखने को मिलता है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू या इसी को बोलते हैं पेशीय ऊतक। ठीक है, और अगला जो देखने को मिलता है वो नर्व्स
टिश्यू, इसी को बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। ठीक है, 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक, नर्व्स टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। 4 प्रकार के ऊतक आपको जंतु ऊतक के प्रकार में देखने को मिलते हैं। अब आज हम एक की चर्चा कर लेंगे और बाकी जो बचे रहेंगे उनकी चर्चा कल के सेशन में होगी। सबसे पहले एपिथेलियल एपिथेलियन टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, इसका कार्य क्या होता है? उपकला ऊतक, इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका कार्य, सबसे पहला कार्य क्या होता है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। शरीर को सुरक्षा प्रदान करना इसका पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य इसका क्या होता है? अंगों की सुरक्षा करना। ठीक है, अंगों की सुरक्षा करना। ठीक, तीसरा कार्य इसका क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी इसका काम होता है। तो इसका 3 काम है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, अंगों को सुरक्षा प्रदान करना और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ये उपकला ऊतक का कार्य होता है। अब जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। यदि हम जाएं तो आप जानते हैं कि जो हमारी शरीर है उसकी जो बाह्य त्वचा है, ठीक है, बाह्य त्वचा, तो शरीर की बाह्य त्वचा का जो निर्माण है वो यही करता है। इसके द्वारा शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनके आवरण का भी निर्माण होता है। मतलब उपकला ऊतक शरीर की बाह्य त्वचा का निर्माण करता है और शरीर के बाह्य त्वचा के साथ साथ आंतरिक जो अंग हैं, आंतरिक अंगों की जो बाह्य आवरण है उनका भी निर्माण यही करता है। साथ ही साथ एंजाइम और हार्मोन जो हैं इनका स्राव भी यही करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हमारा शरीर है तो इसकी जो बाह्य त्वचा है इसका निर्माण ये करता है। मान लीजिए शरीर के कुछ अंग हैं तो इन अंगों की जो बाह्य त्वचा है उनका भी निर्माण उपकला ऊतक से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ त्वचा की हम बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी जानकारी और ले लीजिए। त्वचा जो हमारी है ये 3 भागों में बटी होती है। 3 भागों में बटी होती है। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस या ऊपरी त्वचा। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं डर्म्स, इसको बोलते हैं मध्य त्वचा। ठीक है, तीसरा जो भाग होता है इसको बोलते हैं हाइपोडर्म्स या इसी को बोलते हैं आंतरिक त्वचा। ठीक है, तो त्वचा के 3 भाग एपिडर्मिस, डर्म्स और हाइपोडर्म्स, ये तीनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे एपिडर्मिस की जब हम बात करते हैं, ऊपरी त्वचा की बात करते हैं, तो ये त्वचा की पहली परत होती है, याद रखिएगा, यह मृत होती है। त्वचा की पहली परत होती है और यह मृत होती है। इसमें अघुलनशील प्रोटीन पाया जाता है जिसको केराटिन बोलते हैं। इसमें अघुलनशील प्रोटीन पाया जाता है जिसे केराटिन बोलते हैं। जैसे हमारे बाल हो गए, हमारे नाखून हो गए, ये सब जो हैं ये एपिडर्मिस से बने होते हैं। ठीक, दूसरा डर्म्स की जब हम बात करते हैं, मध्य त्वचा की बात करते हैं, तो आप जानते हैं त्वचा के रंग को निर्धारण करने वाला जो पिगमेंट है वो यहीं पे पाया जाता है और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम डर्म्स कहते हैं। और त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाला जो पिगमेंट है उसको बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट, और ये डर्म्स में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि ये ज़्यादा हो जाए तो त्वचा का रंग काला हो जाता है, यदि ये कम हो जाए तो त्वचा का रंग गोरा हो जाता है, और यदि ये नहीं पाया जाता है तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं रंजकहीनता। ठीक है, ये रंजकहीनता को इंग्लिश में बोलते हैं एल्बिनिज्म। ठीक है, एल्बिनिज्म, इसी को बोलते हैं रंजकहीनता, ये रोग हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं यदि हम उभयचर की बात करें या हम सरीसृपों की बात कर लें
तो यहाँ की त्वचा में क्रोमेटोफोर कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? क्रोमेटोफोर कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्रोमेटोफोर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये क्रोमेटोफोर कोशिकाएं जो हैं ये क्या हैं? ये रंग बदलने में माहिर हैं, रंग बदलने में माहिर हैं। ठीक है, रंग बदलने में सहायक हैं। इसके साथ साथ उभयचर, आप जानते हैं उभयचर मतलब जल प्लस स्थल पर रहने वाले जो जानवर हैं, एम्बीफियस जो बोलते हैं उनको हम उभयचर बोलते हैं। सरीसृप मतलब रेंग कर चलने वाले, जिनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। बाकी अब हम कल इसके आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कल हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हमने पहले प्रकार के बारे में बात कर लिया है। पहला प्रकार आपका था इपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में हमने बात कर लिया है। कल दूसरे टिश्यू के दूसरे प्रकार जो है कनेक्टिव टिश्यू, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, या संयोजी ऊतक की हम बात करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा और नियमित तौर पे जुड़ो। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता ना किसी दिन, तो कम से कम चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके अवश्य विजिट किया करो। वहाँ पे आपको वीडियो अनिवार्य रूप से मिल जाएगी, क्योंकि क्लास रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। तो यदि आपको किसी कारणवश से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं और चैनल के वीडियो सेक्शन में जाने के बाद अपनी जो वीडियो है उसको देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।